नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत। भारत में जनगणना यानी देश की आबादी का वो सबसे बड़ा हिसाब किताब जो हर 10 साल में देश की तस्वीर सामने रखता है। लेकिन इस बार होने वाली जनगणना सिर्फ ये नहीं बताएगी कि देश में कितने लोग हैं, बल्कि ये भी बताएगी देश के लोग किस सामाजिक वर्ग से आते हैं, कौन कितनी पढ़ाई कर रहा है, कौन क्या काम करता है, लोग कहां से कहां जाकर बसे हैं और उनके पास बैंकिंग जैसी बुनियादी सुविधाओं की क्या पहुंच है। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के दूसरे चरण के लिए सवालों की पूरी सूची जारी कर दी है और इसमें कुल 40 सवाल शामिल हैं। लेकिन इन 40 सवालों में सबसे ज्यादा चर्चा जिस एक सवाल की है वो है जाति। जनगणना 2027 40 सवाल बदल सकती है देश की तस्वीर। जाति, धर्म, भाषा, शिक्षा, रोजगार, बैंक अकाउंट, कोविड वैक्सीनेशन। आजादी के बाद पहली बार देश की व्यापक जनगणना में जाति से जुड़ी जानकारी दर्ज की जाएगी। यहां इतिहास समझना जरूरी है। भारत में आखिरी बार व्यापक जातिगत आंकड़े 1931 की जनगणना में जुटाए गए थे। आजादी के बाद सामान्य जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े आंकड़े तो जुटाए जाते रहे हैं, लेकिन अभी सभी जातियों की व्यापक गणना नहीं की गई है। और यही वजह है कि पिछले कई दशकों से देश में जातिगत आंकड़ों को लेकर लंबी बहस चलती रही है। अलग अलग राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन ये मांग उठाते रहे कि अगर सरकार को समाज के अलग अलग वर्गों की वास्तविक स्थिति पता करनी है तो उसके पास जाति का ताजा और आधिकारिक डेटा भी होना चाहिए। अब 2027 की जनगणना में जाति का सवाल शामिल होने जा रहा है, यानी कि सरकार के पास पहली बार आजादी के बाद व्यापक स्तर पर ऐसा डेटा तैयार होगा जिससे देश की सामाजिक संरचना की तस्वीर ज्यादा विस्तार से सामने आ सकती है। 1931 के बाद अब जाति की गिनती। आखिरी व्यापक जातिगत जनगणना 1931, अब सेंसस 2027। लेकिन सवाल यह है कि जनगणना में आखिर पूछा क्या जाएगा। सबसे पहले बात परिवार और व्यक्ति की पहचान से जुड़े सवालों की। जनगणना में परिवार के सदस्यों की जानकारी, परिवार के मुखिया से संबंध, लिंग, उम्र, वैवाहिक स्थिति जैसी जानकारी दर्ज की जाएगी। इसके बाद व्यक्ति की सामाजिक और भाषाई पहचान से जुड़े सवाल आएंगे। धर्म और मातृभाषा की जानकारी भी दर्ज होगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित जानकारी भी प्रश्नावली का होगी और जाति का विवरण भी दर्ज किया जाएगा। यानी इस बार सरकार के पास सिर्फ आबादी की संख्या नहीं होगी, बल्कि आबादी के सामाजिक प्रोफाइल का भी एक बड़ा डेटाबेस तैयार होगा। व्यक्ति से जुड़े सवाल यानी कि नाम, उम्र, लिंग और वैवाहिक स्थिति, धर्म, मातृभाषा, जाति, SC, ST। अब आते हैं शिक्षा पर। देश में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग स्कूल या फिर कॉलेज जा रहे हैं, किसी व्यक्ति ने कितनी शिक्षा हासिल की है। शिक्षा से जुड़े इन सवालों के जरिए देश की वास्तविक शैक्षणिक स्थिति का आंकड़ा तैयार किया जाएगा, क्योंकि किसी देश की आबादी सिर्फ संख्या नहीं होती है, उसकी असली ताकत इस बात से तय होती है कि उस आबादी की शिक्षा, कौशल और रोजगार की स्थिति क्या है। इसलिए जनगणना में रोजगार से जुड़े सवाल भी महत्वपूर्ण होंगे। कितने लोग काम कर रहे हैं, उनका मुख्य काम क्या है, व्यक्ति किस तरह की आर्थिक गतिविधि में लगा है, और इन सवालों के जरिए रोजगार की स्थिति को समझने की कोशिश होगी। यानी कि जनगणना 2027 के आंकड़े आने के बाद सरकार के पास ये समझने का भी आधार होगा कि देश की आबादी में काम करने वालों का अनुपात क्या है और वो लोग किस तरह के काम में बिजी हैं। शिक्षा प्लस रोजगार का पूरा डेटा, कितने पढ़े लिखे, कितने रोजगार में, किस तरह का काम। अब एक और बड़ा मुद्दा है माइग्रेशन यानी कि प्रवास। भारत में लाखों लोग हर साल नौकरी, कारोबार, शिक्षा या दूसरे कारणों से अपना शहर या फिर गांव छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं।
कोई गांव से शहर आता है, कोई एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है। जनगणना में इस तरह के सवालों से ये समझने में मदद मिलेगी कि देश में लोग कहां से कहां जा रहे हैं और इसके पीछे मुख्य वजह क्या है। ये डेटा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शहरों पर बढ़ते दबाव, रोजगार के अवसर, आवास, परिवहन और सरकारी योजनाओं की प्लानिंग में प्रवास का आंकड़ा बड़ी भूमिका निभा सकता है। माइग्रेशन का भी होगा हिसाब, कहां पैदा हुए हैं, कहां पर रह रहे हैं, क्यों किया है पलायन। अब आते हैं उन सवालों पर जिनकी वजह से जनगणना 2027 की प्रश्नावली सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा में है। इस बार जनगणना में बैंकिंग सुविधा से जुड़ी जानकारी भी मांगी जाएगी। मसलन परिवार के पास कितने बैंक खाते हैं। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार के लिए ये जानना जरूरी है कि देश की आबादी के बैंकिंग सिस्टम तक कितनी पहुंच है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने बैंक खाते, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और डिजिटल पेमेंट जैसी सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया है। ऐसे में जनगणना के दौरान बैंक खातों से जुड़ा डेटा देश की वित्तीय पहुंच की तस्वीर समझने में मदद कर सकता है। लेकिन इसके साथ एक बात बिल्कुल साफ समझनी जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि जनगणना अधिकारी आपसे आपके बैंक खाते का पासवर्ड, पिन या फिर खाते में मौजूद रकम पूछने आ रहे हैं। चर्चा बैंक खातों की संख्या और बैंकिंग सुविधा से जुड़े सवाल की है। बैंक अकाउंट का भी सवाल, कितने बैंक अकाउंट, लेकिन पासवर्ड या फिर पिन नहीं। अब कोविड वैक्सीनेशन से जुड़ा सवाल भी है। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया की स्वास्थ्य व्यवस्था को बदल कर रख दिया था। ऐसे में जनगणना में कोविड वैक्सीन से जुड़ी जानकारी भी शामिल की जानी चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल यह है कि व्यक्ति ने कोविड-19 की वैक्सीन लगवाई थी या फिर नहीं, और उससे जुड़ी जानकारी क्या है। यानी जनगणना के सवाल अब सिर्फ जन्म, मृत्यु और आबादी की गिनती तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि ये देश के सामाजिक, आर्थिक और सार्वजनिक जीवन की एक बड़ी तस्वीर तैयार करने की कोशिश है। कोविड-19 वैक्सीनेशन, जनगणना में वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी भी। और यही नहीं, इस बार पूरी प्रक्रिया में डिजिटल टेक्निक का इस्तेमाल भी बड़े स्तर पर किया जाएगा। लोगों को सेल्फ एनुमरेशन यानी कि खुद अपनी जनगणना संबंधी जानकारी दर्ज करने का विकल्प भी दिया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति के पास सुविधा है वो निर्धारित डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी खुद दर्ज कर सकता है। इसके बाद सरकारी गणना कर्मी घर घर जाकर जानकारी की पुष्टि और बाकी प्रक्रिया पूरी करेंगे। यानी कि भारत की जनगणना अब कागज और पेन की पारंपरिक प्रक्रिया से आगे निकलकर डिजिटल दौर में प्रवेश कर रही है। पहली बार बड़े स्तर पर डिजिटल सेंसस, सेल्फ एनुमरेशन की सुविधा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जातिगत जनगणना का असर क्या होगा। जातिगत डेटा सामने आने के बाद सबसे पहले तो देश की सामाजिक संरचना की एक नई तस्वीर सामने आ सकती है। अलग अलग जातियों की आबादी कितनी है, उनकी शिक्षा और रोजगार की स्थिति कैसी है, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में कितना अंतर है। इन सवालों पर आंकड़ों के आधार पर चर्चा हो सकती है और यहीं से इसका राजनीतिक महत्व भी शुरू होता है। भारत की राजनीति में जाति हमेशा से एक महत्वपूर्ण फैक्टर रही है। चुनावी राजनीति से लेकर आरक्षण और सामाजिक कल्याण की योजनाओं तक जातिगत समीकरणों का असर दिखाई देता है। ऐसे में अगर व्यापक जातिगत डेटा सामने आता है तो राजनीतिक दलों के पास अपने दावों के समर्थन या फिर विरोध में इस्तेमाल करने के लिए आधिकारिक आंकड़े होंगे। जातिगत डेटा आया तो क्या बदलेगा? आरक्षण की बहस, सरकारी योजनाएं, सामाजिक प्रतिनिधित्व, चुनावी राजनीति। हालांकि यहाँ एक सवाल और महत्वपूर्ण है, क्या सिर्फ आंकड़े आ जाने से व्यवस्था बदल जाएगी? जवाब है जरूरी नहीं है। जनगणना आंकड़े उपलब्ध कराएगी, लेकिन उन आंकड़ों के आधार पर सरकार क्या नीति बनाएगी, किस वर्ग को कितनी प्राथमिकता मिलती है और आरक्षण या फिर कल्याणकारी योजनाओं में क्या बदलाव होता है, ये आगे की राजनीतिक और नीतिगत प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। यानी कि जनगणना का डेटा अपने आप में फैसला नहीं होगा, लेकिन फैसले लेने के लिए एक बड़ा आधार जरूर बन सकता है। और यही वजह है कि 2027 की जनगणना को सिर्फ सेंसस कहना शायद काफी नहीं होगा। एक ऐसा डेटा सेट तैयार करने जा रही है जो आने वाले कई वर्षों तक भारत की सामाजिक और आर्थिक नीतियों को प्रभावित कर सकता है। सेंसस 2027 सिर्फ आबादी की गिनती नहीं, भारत की सामाजिक आर्थिक तस्वीर का नया डेटा।
तो एक तरफ सरकार के लिए ये जनगणना देश की बदलती आबादी, शिक्षा, रोजगार, प्रवास और सामाजिक स्थिति को समझने का जरिया होगी, तो वहीं दूसरी तरफ जातिगत आंकड़ों की वजह से इसका राजनीतिक महत्व भी बहुत बड़ा होगा। 1931 के बाद पहली बार व्यापक स्तर पर जाति से जुड़ा डेटा सामने आएगा। बैंकिंग और डिजिटल पहुंच की तस्वीर सामने आएगी, शिक्षा और रोजगार का डेटा मिलेगा, प्रवास का पैटर्न समझ आएगा और कोविड जैसे बड़े स्वास्थ्य संकट से जुड़ी भी जानकारी रिकॉर्ड का हिस्सा होगी। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि भारत में कितने लोग रहते हैं, सवाल ये है कि भारत में कौन रहता है, किस सामाजिक वर्ग से आता है, कितना पढ़ा है, क्या करता है, कहां से आया है और इसके पास कितनी बुनियादी सुविधाएं। यानी कि जनगणना 2027 भारत की सिर्फ आबादी नहीं गिनेगी, बल्कि भारत की बदलती तस्वीर को आंकड़ों में दर्ज करेगी। जय हिंद। तो आपका इस वीडियो को लेकर के क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा और इस बात की जानकारी दीजिएगा कि इस बार की जो कास्ट सेंसस होने वाली है उसको लेकर आपका क्या कहना है। क्या इन सवालों से गुजरने के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हैं और ये जानकारी सुनकर आपको कैसा लगा, लिखेगा जरूर। नमस्कार।